हिमाचल सरकार में परिवहन, जल शक्ति, कोऑपरेटिव, आर्ट एंड लैंग्वेज के हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे साथी मुकेश अग्निहोत्री जी, शिमला के विधायक हरीश चनाटा जी, शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान जी, उप महापौर उमा कौशल जी, सेक्रेटरी आरडी नजीम जी, एमडी रोहन ठाकुर जी, हमारे सभी बीओडी के सदस्य, एचआरटीसी के सभी अधिकारी, चालक, परिचालक, ऑफिसर्स, सभी सम्मानित इस पंडाल में आए मुख्य अतिथि, हमारे अतिथिगण, आप सबको दशहरा और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 40 वर्ष पहले मेरे पिताजी, पूजनीय पिताजी ने एचआरटीसी में चालक के पद के रूप में कार्य किया। उस समय कम समय के लिए कार्य किया और तकरीबन 800 के करीब बसेस हुआ करती थी और उन्हें सैलरी मिलती थी 600 रुपया पर मंथ। धीरे धीरे एचआरटीसी का विस्तार हुआ, 1200 के करीब बसेस हुई, फिर 1800 के करीब बसेस हुई, फिर 2400 के करीब बसेस हुई और कुछ तकरीबन 3000 के करीब बसेस हो गई। और एचआरटीसी कोई ऐसा हिमाचल प्रदेश का कोना नहीं है जहां वो ना गई हो। तब जब मेरे पिताजी कार्य करते थे तो 800 बसों से भी प्रॉफिट कमाया जाता था। उस समय बसें भरकर आया करती थी, छत पर भी लोग बैठा करते थे। और जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, क्योंकि मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था, तो हम भी जब चुनाव होते थे एससीए के जनरल सेक्रेटरी थे, तो कॉलेज की बसें भी भरी होती थी और छत भी भरी होती थी। और शिमला की बात बता रहा हूं, फुल होती थी। निश्चित तौर पर एचआरटीसी ने एक सराहनीय कार्य किया है और आज आपके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं इस मौके पर आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अगले 50 वर्ष कैसे एचआरटीसी को बनाए रखना है, इस दृष्टिकोण से आज 50 वर्ष बाद आपको सोचने की जरूरत है। तकरीबन हमारी सरकार आने के बाद से हमने आपको 1100 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। आपके जो पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, उस समय भी आपके जो पेंशन थी वो 10, 12 दिन, 15 दिन पहले बाद मिला करती थी। 3-3 महीने भी गई। मेरी मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा हुई और हमने कहा कि इसको रेगुलेट करना है और हमने इसको रेगुलेट किया। लेकिन आज 50 साल बाद एचआरटीसी के कर्मचारियों को यह भी सोचना है, जब बाढ़ ही खेत को खा जाएगी तो उस खेत का क्या हाल होगा। हम 50 साल आपको बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत रुचि भी हर दिन एचआरटीसी के संबंध में बैठकें होती रहती है। हम फैसले कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है।
हमें और फैसले जहां प्रदेश हित में करने हैं वहां एचआरटीसी के हित में भी करने का समय आ चुका है। 700 करोड़ रुपए की ग्रांट हर साल हम एचआरटीसी को देते हैं। 720 करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्रांट आपको देते हैं। और जो आप कमाते हैं उससे एक पैसा भी आपसे नहीं लेते हैं। एक पैसा नहीं लेते हैं। जो अपने आय आपने बढ़ाई है वो उससे भी एक पैसा नहीं लेते हैं। कहीं ना कहीं तो व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। मैं हमारे जो कर्मचारी नेता है उनका बात सुन रहा था कि 55 महीने से ओवर टाइम नहीं मिला, यानी कि 5 साल से ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, नाइट नहीं मिल रही। मैं जानता हूं, उस पीड़ा को भी जानता हूं। गोपाल शर्मा जी जो आईएएस से रिटायर्ड है, मेरे पड़ोसी हुआ करते थे। कई बार ये भी नाइट भरा करते थे, हम भी भरा करते थे। साधुपुर, रनाट, बागीपुर ऐसी नाइट चलती, तो बसें ऐसे चलती। और ओवर टाइम नहीं मिलना, नाइट नहीं मिलना, परिवार पर थोड़ा दबाव रहता है। मैं पीड़ा आपकी जानता हूं, लेकिन आपको भी एक विश्वास कर रखना है। आपकी भी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि सरकार ही न बदलाव करे, आपको अपनी कार्यप्रणाली में भी बदलाव लाना पड़ेगा। 11 दिसंबर 2022 को हमारी सरकार प्रदेश में बनती है। ऐतिहासिक रिज मैदान में मैं और उप मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं। दुख उस बात का होता है कि चुनावों से पहले बड़ी घोषणाएं कर दी जाती है और जनता के खजाने को लुटा दिया जाता है और लूट लिया जाता है। सोचा यह जाता है कि 5 साल बाद पता नहीं हमने आना है या नहीं आना है। लेकिन जिस ऐतिहासिक रिज मैदान पर आप सत्यनिष्ठा और कर्तव्य निष्ठा की कसम खाते हैं, उस समय आपको यह फैसला करना है कि समाज के सभी व्यक्तियों का आपको ख्याल रखना है और जब तक आप इस पद पर है, अच्छे काम करके और सेवा भाव काम करके इस प्रदेश को उन्नति के पथ पर ले जाना है। हमारी सरकार इस दृष्टि से कार्य कर रही है। आपने कई बार सुना होगा, जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं, मैंने कई बार आपको कहा है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल गई है, 5 साल बाद देखेंगे, आराम से करो। जो रूटीन गवर्नमेंट चलती है 40 साल से, उस रूटीन गवर्नमेंट को चलाते रहो, कोई बदलाव ना करो, यहां से भी कर्जा लो, वहां से भी कर्जा लो और आगे बढ़ते जाओ। हम उसके लिए नहीं आए। हम आए हैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, जिससे समाज के सभी वर्गों की उचित सम्मान मिले और आत्मसम्मान की जिंदगी जी सके। जब मैं और उप मुख्यमंत्री जी अपने राज्य के खजाने का अध्ययन कर रहे थे, तो हमारे पास सरकारी कर्मचारी और दिनचर्या का खर्चा चलाने के लिए 1 महीने से कम का पैसा बचा हुआ था। लोन भी एग्जॉस्ट कर चुके थे। हमने 1 महीने तक मंत्रिमंडल नहीं बनाया। रात के 1-1 बजे तक मैं बैठ के करता रहा, वो मुख्यमंत्री जी से चर्चा करता रहा। हमने कोशिश की और पहले बजट में मैंने उसकी झलक दी और मैंने उस समय भी कहा, कई लोगों ने उस बजट को देखा कि किस प्रकार का बजट है। मैंने कहा कि हम एचआरटीसी को में ग्रीन एचआरटीसी को बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। उस समय मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया, चाहे वो अधिकारी थे चाहे और लोग थे। मैंने उसमें कहा कि एचआरटीसी को आने वाले समय में 1500 इलेक्ट्रिकल बसेस का दिया जाएगा। बजट मेरा पहला देखना हो तो रिटर्न डॉक्यूमेंट है।
मुझसे पूछा पैसा कहां से आएगा। हम तो 700 करोड़ रुपया ग्रांट देते, जो 70 करोड़ रुपया 50 करोड़ रुपया कमाते वो भी सरकार को कुछ आय नहीं देते। मैंने बोला हम उन चोर दरवाजों को बंद करेंगे जहां से जनता के धन को लुटा दिया जाता है, लूट लिया जाता है। और जो हमने कहा, उस समय मेरे बजट पर अधिकारी भी विश्वास नहीं करते थे। नजीम जी बैठे, ये तो उस समय 5 साल से एचआरटीसी, और मैं उसमें एचआरटीसी की मीटिंगों में भी बैठता रहा और उप मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा भी करता रहा। और हमने आपको इस वर्ष 300 करोड़ रुपया इलेक्ट्रिकल बस खरीदने के लिए आपको दे दिया। वोल्वो बस खरीदने के लिए हम पैसा दे रहे हैं। कल या परसों आपसे चर्चा हुई माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से, और मैंने कहा कि 500 और इलेक्ट्रिकल बस का टेंडर इस समय हो जाना चाहिए। एमडी साहब ने जब मुझे प्रेजेंटेशन दी कि आने वाले स्थिति और भयंकर होने वाली है, तो मैंने कहा कि एचआरटीसी में भी आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है और वहां भी व्यवस्था परिवर्तन करने की जरूरत है। ऐसा ना हो जैसे और राज्यों में होता है कि 6-6 महीने पे ही नहीं मिलती है, पेंशन ही नहीं मिलती है। इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आप जब आगे आएंगे, हमारी सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगी। और इसके अलावा 2026 तक हम पूरी एचआरटीसी को इलेक्ट्रिकल और रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने अभी चर्चा की है, आरंभिक चर्चा कि हम ग्रीन हाइड्रोजन पर भी जाएंगे और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में आगे बढ़ने जा रहा है। पहला ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट जो है, अगले महीने में उसका शिलान्यास करने जा रहा हूं। 8 महीने में हम उस ग्रीन हाइड्रोजन से उत्पादन शुरू कर देंगे। अभी मैंने रेलवे मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखी और कहा कालका से शिमला जो ट्रेन है, हेरिटेज ट्रेन है, और जो जोगिंदरनगर पठानकोट हमारी हेरिटेज ट्रेन है, वो ग्रीन हाइड्रोजन से चलनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि 500 जो इलेक्ट्रिकल बसेस के अलावा जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ग्रीन हाइड्रोजन भी एचआरटीसी की बसों में शामिल किया जाए। अभी आपकी एक बस डीजल से चलाने का खर्चा 65 से 70 रुपए के बीच में आता है। जब आप इलेक्ट्रिकल बस चलाएंगे तो जितने भी है, ये जो रोज की मांग है ना, ये सब पूरी हो जाएगी। 20 से 25 रुपए इलेक्ट्रिकल बस का खर्चा आ रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन से 14 से 15 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से खर्चा आएगा। आपकी जो नाइट्स है, ओवर ड्यूटी है, मेडिकल है, 4% डीए है, वो खुद ही आप अपने एचआरटीसी कारपोरेशन से वहन कर लेंगे। आज आप हमारी बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, किसी प्रकार से आपको सताया ना जाए, मेरे मन में हमेशा से ये दर्द रहता है। पूरे प्रदेश का दर्द है, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं है। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को हमने अगर ओल्ड पेंशन स्कीम दी, एचआरटीसी कारपोरेशन होने के बाद अगर हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, वो हमारी एक कटिबद्धता थी कि आपको सामाजिक सुरक्षा देनी है। हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दी। कोई चुनाव था उस समय, सरकार बने हुए 3 महीने हुए थे, चुनाव तो 2027 में होना था। लेकिन ये सब बातें चुनाव आते आते सब लोग भूल जाते हैं। हमने सामाजिक सुरक्षा क्यों दी? क्या कारण था कि मेरे मन में ये बात थी? क्या कारण था मेरे दिमाग में ये सोच थी
जब मेरे पिताजी 84 में 40 वर्ष पहले रिटायर हो गए, मेरी माता जी आज भी जिंदा, उनको फैमिली पेंशन मिलती है। वो आज भी बड़े स्वाभिमान से कहती है, पुराने जमाने के बुजुर्ग है, यहाँ जेब होती है, आपको पता है, जो बुजुर्ग होते यहां से 500 रुपए का नोट निकालकर आज भी अपने बेटे को देती है। क्यों? वो हमसे पैसा नहीं लेती, क्योंकि उसको सरकार ने सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई है और बड़े गर्व से कहती है कि ये पैसा मैं अपने पति की कमाई का तुमको दे रही, तुमसे मांग नहीं रही। तो ये सोच है। और ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे प्रदेश आत्मनिर्भर बनता जाएगा, जहां पेंशन नहीं मिली है वहां भी हम पेंशन देने का प्रयास करते जाएंगे। और इस ओल्ड पेंशन से कितना नुकसान प्रदेश सरकार को हुआ। हमारे लोन की लिमिट को काट दिया गया। लोन की लिमिट आरबीआई तय करती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ना कि लोन ले लिया, लोन ले लिया, आप जयराम जी बहुत बड़ी बातें करते हैं। 85,000 करोड़ रुपए का लोन इस सरकार पर छोड़कर पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई। 10,000 करोड़ की 6th पे कमीशन की लायबिलिटीज, 10,000 करोड़ की 6th पे कमीशन दे दिया गया आपको। 50,000 रुपया सरकारी विभागों में एरियर दे दिया गया, लेकिन 10,000 करोड़ रुपया की लायबिलिटी हम पर छोड़कर देगी। एचआरटीसी में 50% महिलाओं को फ्री सुविधा मिले, बिजली का बिल माफ कर दिया जाए, पानी का बिल माफ कर दिया जाए, 900 संस्थान खोल दिए गए, एचआरटीसी के डिपो खोल दिए गए। क्या किया? इस प्रदेश के लोगों को धोखा दिया गया, यहां की संपदा को लुटा दिया गया। 900 संस्थान खोले, कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की, नोटिफिकेशन की। फैसला हमारी सरकार को करना था, हमने फैसले किए। उस गंभीर वित्तीय स्थिति से हमने निपटारा किया और आज हम उस आर्थिक स्थिति से ऊपर उभरकर वित्तीय अनुशासन में आ गए। और मैं बार बार कहता हूं, अगर आप सब लोगों का, हिमाचल के निवासियों का, समाज के सभी वर्गों का हमें सहयोग मिलेगा, 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश होगा। 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा और एचआरटीसी अपने दम पर पैसे कमाकर सरकार को भी देगी और अपने खर्चे भी पूरे करेगी। पूरी ग्रांट दे रहे हम 1500 बसों के लिए आपको, कोई आपका लोन नहीं को बोझ नहीं डाल रहे हैं। हम कट भी लगा रहे हैं। कट के लिए एमडी साहब आ जाते हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी और पूरी टीम लेके मेरे ऑफिस में बैठ जाते हैं। अब वित्त मंत्री के तौर पर बात करूंगा, अब मैं मुख्यमंत्री के तौर पर आपको मैंने वास्तविकता बताई। अब वित्त मंत्री के तौर, वित्त मंत्री का क्या दायित्व होता है? वित्त मंत्री का दायित्व है, हमारे परिवार में अगर हमको 100 रुपया हर महीने पे के रूप में मिलता है, तो 100 रुपए के अंदर हम बच्चों की फीस, खाने का खर्चा, मान लीजिए सब्जी, घूमना, पिक्चर देखना, बच्चों ने एंजॉय करना, कहीं बाहर जाना, सब करते हैं। फिर भी कुछ पैसे जोड़ के रखते हैं कि हमारे को बीमारी के समय काम आएंगे। लेकिन आपका खर्चा ही उससे 125 रुपए ज्यादा हो जाए, 225 रुपए ज्यादा हो जाए, तो आप कहां से उठाएंगे? आप अपनी दोस्त से उधार ले लेंगे, फिर बोलेंगे चलो थोड़ा लोन उठा लेते हैं, फिर उसकी किस्तें देंगे और आप उस डेट ट्रैप में फंसते जाते हैं। और जब आप फंसते जाते हैं तो आप कभी ध्यान नहीं देते कि मेरा समय बीत जाए, जो पिछली बीजेपी की सरकार ने किया बाकी देखा जाए। हम इसके लिए नहीं आए। और वित्त मंत्री के रूप में मेरा यह दायित्व है कि जो नुकसान पिछली बीजेपी की सरकार ने किया है, उस नुकसान के अलावा हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर कैसे खड़ा हो, उस दृष्टि से मैं काम कर रहा हूं। पिछले दिनों मैंने 4 दिन जो फिजिकल डिसिप्लिन था, कैश फ्लो मिसमैच था,
3 करोड़ रुपया कितने सालों से इंटरेस्ट के रूप में आरबीआई ले जाती थी, क्योंकि हम 1200 करोड़ रुपया पे का देते थे, 800 करोड़ रुपया पेंशन का पहली तारीख को देते थे। उसके एवज में जो ब्याज होता था वो 3 करोड़ रुपया हमसे आरबीआई ले जाती थी। मैंने वित्त विभाग के नाते मैंने जब अधिकारियों की बैठक ली, अब मैं बड़े माइक्रो लेवल पर देखता हूं हर चीज को, तो पता चला कि जी 36 करोड़ रुपया तो हम इंटरेस्ट का देते, आपकी पे नहीं है उसमें, वो सिर्फ सरकारी विभागों की पे है, आपकी बिजली बोर्ड की, आपकी एचआरटीसी की, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनकी किसी की पे नहीं है, आप तो अपने साधनों से भी करते हैं। मैंने पूछा ये क्यों हुआ? कहते किसी ने आज तक फाइनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ ये था कि ये अप्रूवल दे दो, वो अप्रूवल दे दो, इसके अलावा कोई देखता ही नहीं था इस विभाग को। ये पहली बार आपने आकर देखा, हमने उसमें सुधार किया, और छोटा सा सुधार की 4 दिन हमने पे 5 तारीख को की, और पेंशन 1 महीने के लिए पेंशन हमने की। तो पूरे नेशनल टेलीविजन पर ऐसा चला। नेशनल टेलीविजन पर चलाने वालों को वित्त मंत्री से पूछा जाना चाहिए था कि क्या सरकार की आर्थिक स्थिति गंभीर है? आरबीआई से पूछा जाना चाहिए था कि क्या क्या सरकार ने ओवरड्राफ्ट किया? नहीं, क्योंकि फिस्कल डिसिप्लिन के लिए फैसले लेने थे। और उसमें कहा, कैबिनेट में हमारा फैसला हुआ, मुकेश जी से हमने कहा कि पहले हम अपने ऊपर 4 दिन के लिए हम अपने ऊपर प्रतिबंध लगाते, और हमने 2 महीने का प्रतिबंध। पूरे चैनल में ऐसा है, पता नहीं संकट ऐसा आ गया है, ऐसा नहीं था। जब हम फैसले लेते हैं, संघर्ष करते हैं और प्रदेश को सही दिशा की ओर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे। हमने पुलिस कर्मियों ने कहा कि हम 100 रुपया देते, एचआरटीसी ने प्रेजेंटेशन दी, मैंने फैसला किया कि हम उन्हें पूरा बिल वापस करेंगे, पर हम फ्री में नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें 500 रुपया कर दीजिए, हमने उनका 500 रुपया किया। अभी आपको और सुधार करने, अगर एचआरटीसी को आपको पैरों पर खड़ा करना है, और मैं खुद इन सुधारों में आपके साथ सम्मिलित होना चाहता हूं। बसें बढ़ाकर आप अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। बसों का फ्लीट बढ़ा दीजिए, इतनी बसें कर दीजिए, इतने पोस्टें क्रिएट कर दीजिए, एक दिन ये सब चीजें आपको नुकसानदेही होगी। बसों को कैसे रेगुलेट करना है? बस चलाने वाले ड्राइवर है, कंडक्टर है, पर अधिकारियों को भी आपको थोड़ा रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर हम ये सब चीजें करेंगे, सुधार करेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके साथ भी खड़ा हूं, हिमाचल की जनता के साथ भी खड़ा हूं। हम सुधार कर रहे हैं, हर क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं। आज बच्चों को जब हम स्कूल में पढ़ाने भेजते हैं, तो 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। ये हालत इस प्रदेश में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी है। अगर मेडिकल कॉलेज में जाओ तो कैजुअलिटी में एक बेड पर 2-2 आदमी बैठे होते हैं। कैजुअलिटी पहुंचते ही एक डॉक्टर को 72 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है। कैंसर में आज हम हिंदुस्तान के दूसरे स्थान पर हम पहुंच चुके हैं। क्यों नहीं ध्यान दिया? हमारी सरकार क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देना चाहती है, क्वालिटी ट्रैवल पर, सफर पर भी ध्यान देना चाहती है। हम इस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसके अलावा आपको यह भी कहना चाहता हूं, आप हमसे ग्रांट ले रहे हैं, ग्रांट देने में हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ग्रांट की प्रेजेंटेशन भी हम चाहते हैं। अगर आपके 50 लाख रुपया पर डे सब्सिडी के जा रहे हैं, हम 50 लाख रुपया आपको पर डे सब्सिडी के हिसाब से क्वांटिफाइड करके आपको सब कुछ देंगे। अगर आपके वाइबल रूट, अनवाइबल रूट में आपको ग्रांट की जरूरत है, हम देंगे, कोई दो राय नहीं है। जो घोषणाएं हमने की उसको हम करेंगे, लेकिन सही तरीके से हमें उसको समझना पड़ेगा और हम उस दृष्टि से काम करेंगे। आपके मेडिकल बिल नहीं मिल रहे, आपके वो टाइम नहीं मिल रहे 55 महीनों से, ये सब चीजें क्यों नहीं मिल पा रही? कब तक आप सरकार पर डिपेंड रहोगे? ये चीजें आपको इसलिए नहीं मिल पा रही कि थोड़ा सा इसमें और सुधार की जरूरत है। तो आप क्या सुधार में हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? हाथ खड़ा करके बताइए सारे। एमडी साहब, आप अपने सुधार करने हैं। आपका जो
हमारा सबसे बड़ा त्योहार दीपावली का होता है, और मैं नहीं चाहता कि दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे जो एचआरटीसी के पेंशन के कर्मचारी हैं, इनको सैलरी पहली को मिले ताकि दीपावली बीत चुके। जब पैसा जेब में नहीं होता तो फिर दीपावली का तो मैं आपकी भी सैलरी 28 तारीख को लेने की भूलना चाहिए। इसके अलावा आपके जो मेडिकल बिल 9 करोड़ रुपए के हैं, वो हमारी सरकार सारे बिल आने वाले 2 महीनों में क्लियर कर देगी। इसके अलावा 55 महीनों से जिनका, क्योंकि मैं जानता हूं जो भी ओवर टाइम है आपका, जिसमें एचआरटीसी को भी सहयोग करना पड़ेगा, हम जो भी ओवर टाइम आपका 55 महीने का है, कितने करोड़ होगा? 97 करोड़ किस चीज का है? उसमें से 50 करोड़ रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं 50-50 है। और 31 मार्च 2024 तक आपके सारे 97 करोड़ एचआरटीसी ने जो कमाया उसके साथ मिलकर और हमारे साथ मिलकर हम इसको पूरे एचआरटीसी के पूरे 5 साल के जो पेंडेंसी है उसको हम क्लियर कर देंगे। 5 साल की जो आपकी पेंडेंसी है, जो बेचारे 1 घंटे ओवर टाइम जाते हैं, नाइट में जाते हैं, और दिसंबर तक हम आधा करेंगे, दिसंबर के अगले 3 महीने में आधा करेंगे। पर आपने भी ये सोचकर काम नहीं करना कि ये सरकार आती है, ये सरकार जाती है। आपने ये सोचकर काम करना है कि ये हमारा एचआरटीसी हमारा परिवार पालने का एक अच्छा साधन है, ये हमारा बगीचा है, इसको सींचना पड़ेगा, इसमें अनुशासन लाना पड़ेगा, इसकी ढंग से प्रूनिंग करनी पड़ेगी, तब अच्छे फल होंगे ना। आप ये सोचिए कि अगले 3 साल में हमने एचआरटीसी को भी अपने पांव पर खड़ा करना है, और 1500 बसों की जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो हमारी सरकार आप लोगों को देगी, लेकिन आपको अपने पांव पर खड़ा करना है। 110 करोड़ रुपया मैंने इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन के लिए दिया है। और आपको मैं और बताना चाहता हूं, अब जो बस स्टैंड है वो हम सरकार बनाएंगे, एचआरटीसी को उसका किराया देना पड़ेगा, वो मेरी इनसे चर्चा हुई है। जो आपका अड्डे होंगे वो आप चलाइए, लेकिन उसका आप भी बनाइए। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, इस परिवार से मैं निकला हूं, इस हिमाचल प्रदेश में हमारा सबका दायित्व बनता है। हमें समाज के सभी लोगों की सोच को आगे बढ़ाना है, और मैं दावे के साथ कर सकता हूं ये इतना सुंदर प्रदेश है और हमारी जिंदगी बड़ी सादगीपूर्ण जिंदगी है, सभी 75 लाख लोगों की। और जब हम पहाड़ के लोग ठान ले तो कुछ भी है, जो भी असंभव है उसको संभव कर सकते हैं। अगर एचआरटीसी के लोग ये ठान लेंगे कि 31 मार्च 2026 तक हम एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाएंगे, सब जो लीकेज है उसको बंद करेंगे, रूट्स का रैशनलाइजेशन करेंगे, और सब तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, कई और सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको ये जो 55 महीने का टीएडीए सब आपको समय पर मिलेगा। तो क्या आप बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? हाथ वही खड़े करना जो करेंगे। सबकी वीडियोग्राफी हो रही है। कोई हड़ताल पर जाने से किसी को कोई पता असर नहीं होता। अभी पीछे हड़ताल पर के कोई असर नहीं, वो उनका अधिकार है, उसमें जाना भी चाहिए, क्योंकि हम तो खुद स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकले, हड़ताल लेकर के यहां पहुंचे हैं। हम तो हर जगह, हर जीवन की राजनीति में हर जगह लड़ते ही आए हैं, लेकिन आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार आपको पूरा सहयोग देगी। मुख्यमंत्री जी से मेरी इस बारे में चर्चा हुई है, आगे और चर्चा भी होगी, और निश्चित तौर पर हम ग्रीन एचआरटीसी करने जाएंगे। और मैं आज ये भी घोषणा करता हूं,
अगले 4 महीने में एचआरटीसी के सभी कर्मचारी अधिकारियों के पास इलेक्ट्रिकल गाड़ी होनी चाहिए, डीजल वाली गाड़ी नहीं होनी चाहिए। ये आप आरएम से लेकर डीएम से लेकर फैसला आपने करना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा, इनको भी एक इलेक्ट्रिकल गाड़ी में, मैं अभी तक इलेक्ट्रिकल गाड़ी में चलता हूं, क्योंकि हमने अभी 110 गाड़ियां सरकारी क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल कर दी है। 200 गाड़ियों को हम और परमिट इलेक्ट्रिकल करने जा रहे हैं। और एचआरटीसी अगले 31 मार्च तक सभी अधिकारियों की गाड़ी इलेक्ट्रिकल कर दे, और जो गाड़ियां आपकी बची है वो हमारे पूल में आप हमें भेज दे। ये भी मैं चाहूंगा, ताकि एचआरटीसी को उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो मेरे पास था वो मैंने आपको दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत